हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने लास्ट पार्ट के बारे में बात की थी, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, जिससे कि आपको उन फॉर्मूलों का प्रॉपर यूज समझ में आ जाएगा कि आपको किस टाइप से उन फॉर्मूलों का यूज करना है। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए थोड़ा सा कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को अपने शेयर भी कीजिए। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। और हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चंस, जो फॉर्मूले बता रहे थे। तो फॉर्मूले हमने ये बताए थे, एक कंडीशन ये थी कि हमने बताया था आपको डिस्टेंस फॉर्म। अब डिस्टेंस फॉर्म जो था वो किसी भी लाइन के अलोंग था। एक लाइन ले ली थी हमने, एक पॉइंट ए एज्यूम किया था x1, y1, जिससे कि हमने डिस्टेंस अपनी r एज्यूम की थी, आपको शायद याद हो। और ये लाइन थी ax + by + c = 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस थी along द एंगल थीटा, along एंगल थीटा, तो जो डिस्टेंस हम लिखते थे r की वैल्यू थी ax1 + by1 + c / a cos थीटा और + b sin थीटा। ठीक है। ये था डिस्टेंस फॉर्म। तो अगर हमें क्वेश्चन कोई दिया जाए और हमें करना हो तो कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,5। तो पॉइंट जो दिया गया है वो 3,5 है। पॉइंट क्या है? 3,5 है। फ्रॉम द लाइन दिस, तो लाइन दी गई है, आपके पास ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 4 = 0, मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के पैरेलल है। तो लाइन जो दी गई है x - 2y + 1 = 0 है। इसका मतलब 2y = x + 1, सो y = 1/2 x + 1/2। ठीक है। इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट से बात करें हम इस लाइन के बीच की डिस्टेंस की, लेकिन ये जो लाइन होनी चाहिए वो लाइन किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। और ये जो लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, समझिएगा, या हम फिगर दूसरा दे देते हैं। ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्म तो आपको समझ में आ ही गया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो कुछ इस टाइप से होनी चाहिए। 3,5 कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से किसी लाइन, ये लाइन की जो डिस्टेंस दी गई, लाइन दिया गया, हमने कुछ इस टाइप से ले लिया 2x + 3y - 4 = 0। और ये जो लाइन होनी चाहिए वो किसके पैरेलल होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए x, y = 1/2x + 1/2, मतलब लाइन कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है। y = 1/2x और प्लस का 1/2, ये जो लाइन है। अच्छा, अब हम बात अगर करें कि इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी, लेकिन वो किसके पैरेलल होगी? इसके पैरेलल होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसका जो एंगल ऑफ स्लोप होगा, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा, वो इसी के पैरेलल होगा, मतलब सेम एंगल होगा। मतलब थीटा हमें यहां से मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको मालूम है ये m होता है, और m = होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू 1/2 है। ठीक है। और जो फॉर्मूला हमने यूज किया था उसमें हमें यूज क्या करना था? sin थीटा cos थीटा। तो अगर ये 1/2 है तो ये हो गया √5। तो sin थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√5 और cos की वैल्यू आएगी 2/√5। ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस r = फॉर्मूला क्या था? ax1 + by1 + c / a cos थीटा + b sin थीटा। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, जिस लाइन से डिस्टेंस निकालनी वो लाइन आपके पास ये दी गई है। ठीक है। तो देखिए 2 और x1 की वैल्यू क्या बेटा? 3 है, प्लस b की वैल्यू क्या होगी? 3, और y1 की वैल्यू 5 है, प्लस c की जगह आपने क्या लिखा? -4 डिवाइड बाई a की वैल्यू है 2, cos की वैल्यू 2/√5 और प्लस 3 टाइम्स, और sin की वैल्यू 1/√5। वैल्यू चेक कर लीजिए बेटा। ये हो गया 6 + 15 21 - 4 17/4 + 3 7/√5। तो वैल्यू क्या आ गई? 17√5 डिवाइड बाई 7 यूनिट। ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी अलोंग द लाइन।
ठीक है, ये तो हो गया आपके पास एक डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कि आप डायरेक्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, काम बन जाएगा। अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकाल सकते थे। लाइन की इक्वेशन क्या हो सकते थे, y इक्वल टू mx प्लस सी, हमको बता रखा है मैंने, 1/2x प्लस का c की जगह क्या लिखते हैं आप, लैम्डा लिखते हैं, बताया था ना, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन के लिए कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं। एंड दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,5, जिससे आप लैम्डा निकाल सकते थे और इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाती। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाती। देन दिस लाइन एंड दिस लाइन, इन दोनों को सॉल्व करके हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं और देन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन जब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में तब। ठीक है, किसी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाती है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिलहाल अभी तो इससे आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो तरीका मैंने बताया वो बहुत सिंपल वे है, जिसमें आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू -2, -7, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 यूनिट बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। अब देखिएगा दोनों लाइनों को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 4x + 3y = 12 है और ये 4x + 3y = 3 है। एंड देखिएगा x और y दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब लाइंस कैसी हैं, लाइंस तो पैरेलल है, लाइंस कैसे होगी, पैरेलल। अब लाइंस अगर पैरेलल है तो कुछ इस टाइप से कंडीशन बन सकती है, एक तो लाइन हमने ले ली 3 वाली और दूसरी लाइन ले ली 12 वाली। ठीक है, ये लाइन क्या होगी, 4x + 3y = 12 एंड ये हो गया 4x + 3y = 3। ठीक है, कोई पॉइंट है -2, -7, इस पॉइंट से हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। लाइंस कैसे हो सकती है, एक तो लाइन ऐसी हो सकती है, ध्यान से देखिएगा, बस ध्यान दे रखना है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। और ऐसे केस आपके पास यहां भी आ सकता है, डिस्टेंस क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है P एंड Q, P Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। इसलिए आपसे बोला गया यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, यहाँ पे 2 लाइनें आएंगी, एक तो आपके पास ये हो सकती है और कुछ एक इस टाइप से बन सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा काम होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट आपको दिया ही है, एक लाइन की इक्वेशन भी दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं या इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की। और यहाँ से यहाँ तक की अगर हमने डिस्टेंस मान लीजिए r1 ले ली और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r2 ले ली, तो r1 - r2 की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि ये लेंथ 3 यूनिट दी गई है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, r1 निकालना है और r2 निकालना है, r1 फ्रॉम P, r2 फ्रॉम Q। ठीक है, मतलब इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, r2 है और इस लाइन से r1 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे हमें एंगल नहीं पता है कि इस लाइन का या इस लाइन का कोई एंगल होगा। ठीक है ना, तो हमें एंगल नहीं पता है, तो अगर हमें एंगल मालूम पड़ जाएगा तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज पॉइंट मालूम है, स्लोप मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, स्लोप निकालने का टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, ठीक है, स्लोप क्या है, ठीक है। तो चलिए r1 की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं बेटा, तो r1 की वैल्यू देखिएगा, हमने क्या किया था, ax1 + by1 + c अपॉन आया था a cos थीटा + b sin थीटा। और r1 के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो लाइन है वो लाइन की वैल्यू क्या है, 4x + 3y, तो 4 × x की जो वैल्यू है वो है -2 + 3y की जगह -7 और -12 है, डिवाइड बाय क्या होना चाहिए, a × cos थीटा + b × sin थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए बेटा इसे,
वैल्यू आएगी -8 माइनस का 21 माइनस 29 माइनस 12 माइनस का 41 अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। ठीक है, ये हो गया R1। सेम मैनर अगर हम R2 के बारे में बात कर लें तो R2 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 4 इंटू एक्स वाई तो सेम है, प्लस का 3 इंटू माइनस का 7 और माइनस का यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड बाई अगेन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -8 माइनस 20 माइनस 29 माइनस 3 माइनस 32 4 cos प्लस का 3 sin थीटा। ठीक है, अब हमें मालूम है कि R1 माइनस R2 इसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो R1 माइनस R2 तो ये 41 माइनस का 32, 41 माइनस 32 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू हो जाना चाहिए 3। ठीक है, या हम इसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी चेंज कर सकते, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें यहां से सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके बारे में सोचना है। तो चलिए थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c है, तो हम लोग को स्क्वायर कर लेना चाहिए। कर सकते हैं इसके लिए हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर किया जाए, स्क्वायर करने के बाद क्या हो सकता है यहाँ पे, ये हो सकता है 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 9 sin स्क्वायर थीटा और प्लस का हो सकता है 24 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल हो सकता है 9। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 9 का है, तो यहाँ पे 9 को बाहर निकाल लें, 9 को बाहर निकाल लें तो देखिएगा ध्यान से, तो 16 यहाँ पे कितना जाएगा 7 cos स्क्वायर थीटा आ गया प्लस का 9 cos स्क्वायर प्लस का 9 sin स्क्वायर, वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, प्लस 24 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आ गई 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें, cos को कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 7 cos थीटा प्लस cos कॉमन हो चुका है 24 sin थीटा इज इक्वल टू आ गया 0, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इस केस में थीटा की वैल्यू π/2। ओके, अब यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 7 cos थीटा इज इक्वल टू -24 sin थीटा हो गया, मींस tan थीटा की वैल्यू आएगी माइनस का 7 अपॉन 24 tan थीटा। ठीक है, अब दोनों ही जगह से मुझे स्लोप मिल चुका है, दोनों स्लोप मिल चुका है। अब हमारा टारगेट क्या था, इक्वेशन निकालना। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस कहां से पास हुई थी, -2 -7 एंड हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू, एक केस तो 90 डिग्री का है, एक केस 90 डिग्री का है, तो 10 90 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड जब भी हो जाता है ध्यान से देखिएगा, y माइनस y1 मतलब प्लस का 7 इज इक्वल टू m का मतलब हो गया इन्फिनिटी मतलब 1/0 और x माइनस का x1 मतलब हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ये 0 यहां चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट इक्वेशन का एंगल क्या है, माइनस का 7/24, तो y प्लस का 7 इज इक्वल टू -7/24 और x प्लस 2 आ जाएगा, 24y प्लस 7 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 4 7 या 28 और 168 लिख ले, -7x प्लस माइनस का 14 होगा, एक साइड ट्रांसफर तो 7x प्लस का 24y और एक साइड ट्रांसफर क्या कर लिया तो 14, तो यहाँ हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। दीज आर द लाइंस। ठीक है, तरीका समझ में आ गया है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये सारे क्वेश्चन किससे निकल गए, ये सारे क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्म से ही निकल गए। अब हम बात करते हैं लास्ट आर्टिकल के बारे में, जहां पे हमने बात की थी इमेज ऑफ पॉइंट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, उसका यूज कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसे हो सकता है बेटा, बात की थी हम लोगों ने, एक लाइन थी, लाइन की इक्वेशन ax + by + c = 0, इस पे कोई पॉइंट मान लीजिए h, k है,
ठीक है ना, और ये ए पॉइंट था x1, y1। इस पॉइंट का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, h माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक ना। और जब हमने बात की थी इमेज की, तो यही पॉइंट कि अगर हम इमेज देखते और ये होता अल्फा कमा बीटा, तो इमेज के लिए बताया था मैंने अल्फा माइनस x1 अपॉन a बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट यूज करके देखा जाए। मान लीजिए कोई भी लाइन है, लाइन दी गई 2x प्लस 3y माइनस 4x प्लस 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 है, और हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लें। बेटा एक पॉइंट ए ले लीजिए जो कि यहाँ पे लाइन ना करता हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमने लिखा माइनस का 3 माइनस का 1, और चेक कर लीजिएगा बेटा माइनस 12 हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा, अभी माइनस का तो पॉसिबल नहीं, इसको सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर h कॉमा k निकालना। तो सिंपल सा है, h माइनस का x मतलब प्लस का 3 अपॉन a इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में होगी 25 हो जाएगी, जो कि h प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 3 माइनस का 15 माइनस 9 माइनस का 19 डिवाइड बाई 25। ट्रांसफर कीजिए बेटा, तो h की जो वैल्यू आएगी माइनस का 19 इंटू 4 डिवाइड बाई 25 माइनस 3। ठीक है, 4 को यहाँ भेजा, माइनस 3 यहाँ भेज दिया, और k की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 19 इंटू 3 डिवाइड बाई 25 माइनस का 1। आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, और सेम मैनर हमें क्या करना होता है इमेज के लिए। इमेज के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे 2 टाइम्स करना होता है, तो जस्ट यहाँ पे क्या होगा, चेंज क्या होगा, यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपल h प्लस 3 या अल्फा प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू होगा माइनस का 2 टाइम्स इंटू 19 डिवाइड बाई 5। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू चाहिए 4 फिर मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, तो माइनस का 8 इंटू 19 डिवाइड बाई 5 माइनस 3, और बीटा की वैल्यू आएगी माइनस का 2 इंटू 19 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 माइनस का 1। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको सब समझ में आ गई होगी। आई होप आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल मैंने लास्ट वीडियो में बना रखा है, एग्जाम्पल बताना बहुत जरूरी था, तो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे सारे बता दी कि आपको इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, और नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा जैसे कि पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट के बारे में बात करते हैं बेटा, और एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बारे में बात की गई, तो एक सिंपल सा काम है बेटा, अगर मान लीजिए P और Q ये 2 पॉइंट हैं, और इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात करनी है, और इसका प्रोजेक्शन हमें अलोंग द एक लाइन पूछा गया है, और ये लाइन जो है इसके बीच साथ अल्फा एंगल फॉर्म करती है, और ये जो प्रोजेक्शन वो mn है। तो mn की वैल्यू क्या होगी बेटा, mn की वैल्यू सिंपल है ना बेटा, PQ cos अल्फा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, PQ cos अल्फा हो जाएगी। दिस वन प्रोजेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ PQ along दिस लाइन। तो ये बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ करने के लिए तो था नहीं। ठीक है, हमें बात करनी होती है पॉइंट की पोजीशन के बारे में। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद
रिस्पेक्ट टू लाइन। अब किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे पोजीशन निकालते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि लाइन दे दी गई है और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब ये 2 पॉइंट्स जैसे P1 दिया गया और P2 दिया गया, तो आप क्या कहोगे? दीज आर सेम साइड। या आपसे कहा जाए कि ये लाइन है और इसके 2 पॉइंट्स यहाँ हैं P1 P2, तो ये भी क्या होंगे? लाइन के सेम साइड होंगे, इस लाइन के सेम साइड। अगर मान लीजिए एक लाइन दे दी जाए और P1 यहां दे दिया जाए और P2 यहां पे दे दिया जाए, तो ये क्या होंगे? अपोजिट साइड होगी, ठीक ना, अपोजिट साइड होगी। अब अपोजिट साइड कैसे निकालना होता है, सेम साइड कैसे निकालना होता है, ये बहुत सिंपल सा केस होता है। और इस चीज को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है सेक्शन फॉर्मूले में भी। जब कोऑर्डिनेट का जब प्रीवियस लेक्चर्स देखते हैं तो उसमें जहां पे हमने सेक्शन फॉर्मूला बताया हुआ है वहां पे भी डिस्क्राइब किया हुआ है। अब समझते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए एक लाइन है बेटा, लाइन की इक्वेशन में लिखी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मान लीजिए एक पॉइंट P दिया गया x1, y1 और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया Q विच आर x2, y2 और ये दोनों ही मैंने अपोजिट साइड ले लिए। अब ये फिक्स नहीं है कि अपोजिट साइड होंगे, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, एक एज्यूम कर दिया है। मान लिया है कि ये जो लाइन है इस लाइन को लैम्डा और 1 के रेशियो में कट करते हैं। P और Q को ये जो लाइन है वो लैम्डा और 1 के रेशियो में कट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लैम्डा का ये जो पॉइंट है C, ये पॉइंट C जो होगा, इस C का जो पॉइंट आप निकालेंगे वो तो निकाल सकते हैं ना। लैम्डा का मल्टीप्लाई किसके साथ बेटा? x2 के साथ। लैम्डा x2 आ गया प्लस का x1 आ गया अपॉन लैम्डा प्लस 1 आ गया। और फिर क्या कर सकते हैं बेटा? लैम्डा का y2 प्लस का y1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 हो सकता है। एंड दिस पॉइंट लाई ऑन लाइन, इस लाइन पे लाई करेगा, तो लाइन पे लाई करा दीजिए। तो a के साथ x की जो वैल्यू है वो है x1 प्लस लैम्डा x2 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस b के साथ y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आ गया प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने सेटिस्फाई करा दिया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, लैम्डा प्लस यहाँ जाएगा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? ax1, या हम मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं, a के साथ लैम्डा x2 आ जाएगा प्लस by1 प्लस लैम्डा by2 आ जाएगा प्लस का c लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा और लैम्डा प्लस 1 उधर जाएगा। ax1 by1 और c एक साथ ले लीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए। लैम्डा यहाँ पे ले लीजिए ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c, क्या जाएगा? मीन्स लैम्डा की जो वैल्यू आई वो आई माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। ये केस आ गया। आते हैं लैम्डा की वैल्यू निकाल दी थी हम लोगों ने। लैम्डा की वैल्यू क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू आया था माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है। लैम्डा आ गया। अब लैम्डा जो आ गया है तो लैम्डा क्या है? नेगेटिव। तो जैसे ही आपको लैम्डा नेगेटिव मिलता है इसका मतलब ये होता है कि लाइन इंटरसेक्ट, मतलब क्या करता है? लाइन क्या कर रही होती है? लाइन उन पॉइंट्स को एक्सटर्नली कट कर रही होती है। लाइन क्या कर रही होती है? पॉइंट्स को एक्सटर्नली कट करती है। तो लाइन कट द पॉइंट्स एक्सटर्नली और इन रेशियो। तो जो भी आपके पास जो रेशियो आया हुआ है वो आपके पास ये रेशियो, ठीक है ना। तो लैम्डा नेगेटिव क्या शो करता है? एक्सटर्नल डिवीजन। ऐसे ही लैम्डा की वजह अगर पॉजिटिव होती तो क्या करते हैं? आप उसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर इसी टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द रेशियो in which the line 3x plus 4y minus 5 is equal to 0, divide the points
-3, 1 ले लिया एंड 2, 3 ले लिया। ये रैंडमली हमने कोई भी पॉइंट चेक कर लिया है, ठीक है। इन पॉइंट्स को ये लाइन किस रेशियो में कट करेगी, तो सिंपल, हमें तो पता नहीं है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लैम्डा की वैल्यू को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। इक्वेशन 3 टाइम्स एक्शन के लिए मान लीजिए -3 है, ठीक है। मान लीजिए कोई लाइन है, ये पॉइंट मान लीजिए -3, 1 है और ये पॉइंट 2, 3, तो 2, 3 कहीं यहां ले लिया, ठीक है। तो अगर हमने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो 3 टाइम्स इंटू -3 आ गया, प्लस 4 टाइम्स इंटू 1 आ गया, माइनस का 5 आएगा, डिवाइड बाई, अगर हम बात करें 3 टाइम्स 2 प्लस 4 टाइम्स y की जगह आपने 3 लिखा, माइनस का 5, आप चेक कर लीजिए, -9 प्लस 4 -5 डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, 6 प्लस 12 -5। न्यूमरेटर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो अब देखिएगा माइनस ऊपर क्या आएगा, ऊपर की वैल्यू -10 डिवाइड बाई 18 - 5 13, और ये माइनस ऑलरेडी है तो वैल्यू क्या आ गई, 10/30, ठीक है। मीन्स लैम्डा की जो वैल्यू आ गई, लैम्डा पॉजिटिव आ गया, और जैसे ही आपको लैम्डा पॉजिटिव दिखता है, इसका मतलब है कि पॉइंट्स को ये लाइन जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, इंटरनली डिवाइड कर रही है, और इंटरनली डिवाइड इन रेशियो 10/13। ध्यान से देखिएगा, ये ए बी, ये 10/13। तो रेशियो अगर आपको निकालना है तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं, और ये हमने सेक्शन फॉर्मूले में ऑलरेडी बता भी रखा है। यहां पे भी क्वेश्चन आ गया, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कॉन्सेप्ट आपको पता चली गया है। तो ध्यान रखिएगा। अब एक काम करते हैं, एक चीज इसमें और इंक्लूड हो सकती है, निकल सकती है। हम बात करते हैं, हम लोग बात क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट की। तो यहां पर हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाल लिया, सेक्शन फॉर्मूला निकाल लिया। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट की। तो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली, इससे क्या निकला, हमें लैम्डा से क्या निकला, रेशियो निकल आया कि लाइन जो है वो कैसे कट कर रही है। अच्छा, अब बात करें तो पोजीशन ऑफ पॉइंट की। तो पॉइंट्स क्या है, अपोजिट होंगे या सेम साइड होंगे। तो अब एक चीज समझिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने जब इन पॉइंट्स को अपोजिट लगाया हुआ है तो वैल्यू कैसे आई थी, लैम्डा की पॉजिटिव आई थी। अब जबकि लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा क्या है, लैम्डा की वैल्यू ये है, और ये लैम्डा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू निगेटिव होगी। ये अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो बात आती है कि अगर हम कंडीशन के बारे में बात करें, पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट्स आर अपोजिट टू लाइन। इसका मतलब ये हो गया, अगर अपोजिट है तो लैम्डा शुड बी पॉजिटिव, लैम्डा शुड बी पॉजिटिव। और अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c मस्ट बी लेस देन 0। ये निगेटिव होगा तो लैम्डा पॉजिटिव होगा, और ये निगेटिव हो गया तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब ये जैसे याद रखना है, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया तो उसे हमने लिख दिया fx1 y1 अपॉन fx2 y2 लिखा लेस देन 0। तो ये डिसाइड करेगा कि पॉइंट्स अपोजिट हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए पॉइंट्स आर सेम साइड, सेम साइड का मतलब ये हो गया कि कोई भी पॉइंट लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करे। ये दो पॉइंट्स लाइन कहां कट कर दी, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब हो गया कि लैम्डा शुड बी नेगेटिव, और लैम्डा नेगेटिव कब होगा, जब ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये ग्रेटर है तो क्या होगा, सेम साइड होगा, अगर लेस है तो अपोजिट साइड। तो याद रखने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि इफ, इसको साइड में लिख देना,
अगर या पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया जाए तो P और Q मान लीजिए, अगर मान लीजिए पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, तब ध्यान रखिएगा F P पुट कीजिए, F Q पुट कीजिए, साइन अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, सेम साइड, और लेस है तो अपोजिट, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सेम साइड और अपोजिट साइड के लिए ये कंडीशन होती है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट को चेक करना होगा तो आप क्या चेक कर सकते हैं, चलिए तो ऐसे ही आप सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि पॉइंट अपोजिट है या सेम साइड है, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या करना है, क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ना। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द सेट ऑफ exhaustive value of A if the point A comma A plus 2 lie below the line, line 2x minus ay plus 4 is equal to 0 where a is not equal to 0। एक क्वेश्चन तो ये हो गया बेटा, और यहाँ पे कंडीशन केवल बिलो की दी गई है बेटा। तो हम लोगों ने बात जो की है वो दो पॉइंट के पोजीशन के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो अप्लाई हो नहीं सकती। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to pi such that the point sin theta and cos theta and 2 comma minus 1 lie on the same side of line x minus y minus 1 is equal to 0। ये कंडीशन है बेटा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात की गई है, और यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे आपसे बोला गया सेम साइड ऑफ लाइन। सेम साइड ऑफ लाइन का मतलब आपको मालूम है, एफ ऑफ पी अपॉन एफ ऑफ क्यू मस्ट हैव पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन है, सेम साइड होगा। तो काम कर लेते हैं, एफ ऑफ पी देख लेते हैं बेटा। एफ ऑफ पी देखा, इस पॉइंट को अगर देखा और लाइन हमारे पास दी गई है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p इसको ले लेते हैं, तो 2 पुट कर दिया, माइनस का प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन, अगर हमने इसको पुट कर दिया इस लाइन में, तो वैल्यू क्या होगा बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस 1, ठीक है। इट मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, अब देखते हैं ऊपर क्या आएगा। ऊपर आएगा 2 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 मस्ट बी पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव कब होगा, आपको मालूम है न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस बात ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 1 हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो जाएगा तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकल सकती है, समझते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक काम करिए बेटा, आप एक काम करेंगे, 1/√2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, 1/√2 कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ कोशिश ये करते हैं कि हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला बना दें। तो हमने यहाँ पे लिखा साइन थीटा माइनस π/4 हो सकता, साइन थीटा माइनस π/4, इसकी वजह किसके बराबर, 1/√2 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब साइन की जो वैल्यू है वो 1/√2 से बड़ी होनी चाहिए। कब हो सकती है 1/√2 से बड़ी, कब हो सकती है? तो आपको मालूम है कि साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप जाएगा। हमें बात 0 से पाई के बीच में बात करनी है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया पाई। अब 1/√2 का मतलब ये हो गया,
1/√2 कब? π/4 से लेकर के ये जो पॉइंट है ये 3π/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये वैल्यू बड़ी होगी, ऐसा ही तो होगा। मतलब होगा कि थीटा माइनस π/4 मस्ट बी लाई बिटवीन π/4 टू 3π/4 हो जाना चाहिए। अब थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, π/4 इधर, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो π/2 से लेकर के इधर ट्रांसफर कर दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जब π/2 से पाई के बीच में लाई करेगी, थीटा की वैल्यू जब π/2 से पाई के बीच में लाई करेगी, देन these points lie on the same side of the line. ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? इस फॉर्मूले का यूज समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट एक साइड है या बिलो है या अप है किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में, तो उसे कैसे फाइंड आउट आप करेंगे। देखिए, चलिए मान लीजिए पहली बात तो पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई एक लाइन दे दी गई, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन दी गई है और इस लाइन की इक्वेशन मान लीजिए ax + by + c = 0 है, या इसे हम l = 0 लिख देते हैं। ये लाइन दिया गया, ये पॉइंट P है, ठीक है? इस पॉइंट को हम बोलते हैं एबव, क्या बोलेंगे? एबव। और ये जो पोजीशन होती है इसे बोलते हैं बिलो। लाइन ऐसी हो सकती है या लाइन आपके पास ऐसी होगी, तो इस साइड को बोलते हैं एबव और इस साइड को बोलते हैं बिलो, ठीक है? एबव और बिलो, इस चीज को समझिएगा। अब अगर पॉइंट एबव है या बिलो है तो कैसे निकालते हैं वो कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट दिया गया है, पॉइंट दिया गया x1, y1, ठीक है ना? एबव द लाइन, एबव द लाइन ax + by + c = 0, एक लाइन के ऊपर है, ठीक है? देखा ना, एक लाइन हमने दे दिया। अब ये पॉइंट जो है P क्या है? x1, y1, दिस वन लाई एबव द लाइन। तो अगर हमने इसको इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज x1, 0 होगा, और दिस पॉइंट इज x1, y होना चाहिए, x1, y, क्योंकि इस लाइन पर x की वैल्यू तो सेम होगी ना, y वेरी करेगा। तो इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया? x1, y लिख दिया। अब दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन, तो लाइन पे लाई करेगा, दिस पॉइंट लाई ऑन लाइन ax + by + c = 0, मीन्स ax1 + by + c = 0। सो अगर हम y की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, तो y की वैल्यू आएगी -ax1 + c/b। y की वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से। अगर y आपको मालूम हो चुका तो आप ये तो बता ही सकते हो कि भाई यहाँ पे जो y1 है, दिस वन y1 है और दिस वन y है। बड़ा कौन? y1, मतलब y1 इज ग्रेटर देन y। y1 की वैल्यू क्या है? y से बड़ी है। अब y आपने निकाल लिया, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, y1 विच इज ग्रेटर देन -ax1 + c/b, ऐसा हो सकता है, ठीक है? अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हमने इसको इस साइड ट्रांसफर कर लिया, तो y1 + ax1 + c/b मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है? b को ट्रांसफर कीजिए बेटा, तो हम लिख सकते हैं ax1 + by1 + c/b ग्रेटर 0, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे मान लीजिए पॉइंट P है, तो इसे हम लिखेंगे f(p) × b² × b ग्रेटर 0। अब ये स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, इम्प्लाइज दैट इसे हम इधर मूव करा सकते हैं, या b × f(p) मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दिस इज फॉर एबव द लाइन। किसी भी लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो आपको ये कंडीशन लगानी है। बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, तो दो कंडीशन बन जाते हैं आपके पास। पहली एबव, एबव के लिए क्या होना चाहिए? b f(p) मस्ट बी ग्रेटर 0। सेकंड बन सकती है बिलो, बिलो के लिए b × f(p) विच इज लेस देन 0। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है।
above और below के लिए, किसी लाइन के ऊपर या किसी लाइन के नीचे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक एग्जांपल आ जाता है, अगर ये हमें पता चल गया तो हम लोग को क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे देते हैं कि कोई पॉइंट दिया गया है -3,2, ठीक ना, और इसकी लाइन दी गई है 3x - 4y - 5 = 0। अब इस लाइन के ऊपर है या नीचे, नहीं पर पुट कर लेते हैं। b कितना बेटा -4, b की वैल्यू -4, ध्यान से रखिएगा, b की वैल्यू -4, x 3 टाइम्स x1 की वैल्यू कितनी होगा -3 -4, y की जगह 2 लिख दिया -5। ध्यान से रखिएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव, कंप्लीट कैसे आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब b × f(p) की जो वैल्यू आ गई वो पॉजिटिव आ गई, मतलब पॉइंट एबव द लाइन, इस लाइन के ऊपर इस ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, अगर ये कंडीशन समझ में आ गई है तो हम लोग बात करते हैं अब इसके लिए। फाइंड द सेट ऑफ एग्जॉस्टिव वैल्यू ऑफ a इफ द पॉइंट a, a+2 lie below the line, इस लाइन के नीचे। तो मालूम होना चाहिए b × f(p) मस्ट बी लेस देन 0, b की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। f(p) इस इक्वेशन में पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह क्या होगा a, a+2, x की जगह a -a, y की जगह a+2 +4 मस्ट बी लेस देन 0। माइनस हटा देते हैं, देखते हैं क्या आता है, a कॉमन, यहाँ पे आया 2a माइनस क्या हो जाएगा a² आएगा, ठीक है, a² और यहाँ पे आएगा -2a + 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि माइनस को हमने हटाया है। यहाँ पे आएगा a, 2a कैंसिल हो गया, माइनस और बाहर निकाल दीजिए तो आएगा a² - 4, अगेन माइनस बाहर निकाला तो साइन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। फैक्टर कर दीजिए a -2 a+2 विच इज लेस देन 0, और इससे नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू क्या -2 0 एंड +2, 3 नंबर्स है ना, 0 2 एंड -2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको चाहिए क्या, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब आपके पास ये हिस्सा एंड दिस पॉइंट। तो क्या होना चाहिए बेटा, a की वैल्यू बिलोंग करेगी -∞ to -2 यूनियन 0 to 2। फॉर दिस वैल्यू ऑफ a द पॉइंट लाई बिलो द लाइन। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। अब ये बात अगर समझ लो नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, और नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, क्लास 10th में आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए होंगे। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन ले लेते हैं, a1x प्लस का b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 दे दिया, ठीक है। ये लाइन है, हमने पढ़ा था बेटा, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है, इस टाइप का केस में, ठीक है। ये 2 लाइनें थी, एक लाइन L1 हो गया और एक लाइन L2 हो गया, ठीक है। सेकेंड, अगर a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती हैं, और अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगी, और इस केस में आप क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। और थर्ड केस होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर जस्ट ओवरलैप करती हैं। क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो इसे बोलते क्या है, कॉन्सिडेंट।
और इस केस में ओवरलैप के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ये सब आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं ना, कांस्टेंट की वैल्यू। x की जो वैल्यू होती है, x को गायब करते हैं बेटा, y का कोएफिशिएंट पकड़ लीजिए। y का कोएफिशिएंट होता है b1 b2 c1 c2, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। y के रिस्पेक्ट में c1 c2 a1 a2 आ जाता है, और कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में a1 a2 b1 b2 लिख देते हैं। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना होता है। तो x की वैल्यू आएगी b1 c2 माइनस का c1 b2, y के लिए c1 a2 माइनस का c2 a1, कांस्टेंट के लिए a1 b2 माइनस का a2 b1। इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। या नॉर्मल आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, बहुत सिंपल सॉल्व कर लो बेटा। हमें सिंपल सा समझना ये है कि दो लाइनों को अगर इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है, x y की वैल्यू निकाल लेनी है। ओके, चलिए तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन में कैसे आपको इसका यूज करना है। ओके, बात करते क्वेश्चन की। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स आपको दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। अब आपने अगर मेरा वीडियो कोऑर्डिनेट सिस्टम का देखा हुआ है और उसका थर्ड लेक्चर में ऑलरेडी मैंने ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर निकालने के बारे में एक शॉर्टकट बताया हुआ है। ठीक है, अगर शॉर्टकट आपको पता है तो आपको लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। उसमें डायरेक्ट हमने पॉइंट्स अगर आपको दिए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो हमने बताया है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उसका एप्लीकेशन समझना है। तो उस एप्लीकेशन पार्ट को समझने के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन जो दी गई बेटा वो है 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 15 है, x प्लस y इज इक्वल टू 4 ले लिया, और यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a निकालना है। तो a निकालने के लिए देखिए बेटा, फॉर पॉइंट a ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 हो गया। हमने 3 मल्टीप्लाई किया बेटा, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू आ गया 12। 3 मल्टीप्लाई कर दिया फॉर पॉइंट a। हमने इसको और इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू निकाली, कैंसिल हो गया बेटा। 2y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 3, सो y इज इक्वल टू आ गया 3/2। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 3/2, और y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 3/2, तो यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5/2, 3/2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ओके, अब देखिए ध्यान से, सेम मैंने हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो इसमें से आप इसे माइनस कर लीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 आ जाएगी। तो x की तो आ गई बेटा 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2 अगर है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, मतलब c का पॉइंट भी मालूम हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों पॉइंट के लिए। b पॉइंट निकालना है मुझे। अब b पॉइंट को निकालने का तरीका क्या हो सकता है बेटा, हम इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दें, काम बन सकता है। एक काम करिए, 5 मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू आ गया 30, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 15, मतलब हो गया 7x इज इक्वल टू 15, सो x इज इक्वल टू 15/7। यहाँ से आ गया x की वैल्यू 15/7। ठीक है, x की वैल्यू मालूम हो चुकी है, तो 15/7 मतलब 30/7 हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 30/7 प्लस y इज इक्वल टू आ गया 6, तो y की वैल्यू आ गई 6 माइनस 30/7, 42 हो गया बेटा, तो 12/7 हो जाएगा, तो 12/7 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकाल लिए। ओके, एबीसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल चुके हैं। ओके, तरीका समझ में आ गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेना है। ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अपना टारगेट कुछ और है, ठीक है ना, अपना टारगेट कुछ और है। अब इसने ये कहा है फाइंड द सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। सर्कमसेंटर कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए।
कि इस लाइन का, अगर हम बात करें इस लाइन की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समझिएगा। अगर दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज अ सर्कमसेंटर। तो क्या काम करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो अब समझिएगा बहुत ध्यान से, इन दोनों का ए बी का मिड पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को मान लीजिए डी है, और इन दोनों का मिड पॉइंट अगर हमने मान लिया ई है, तो पॉइंट डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू क्या आएगी? पॉइंट डी, क्योंकि इसके मिड पॉइंट से लाइन पास हो रही है, क्योंकि लाइन चाहिए मुझे, ये लाइन और ये लाइन, देन उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। डी का पॉइंट देखें तो यह है 5/2 प्लस 15/7 डिवाइड बाई 2 आ गया, ठीक है। 3/2 प्लस 12/7 डिवाइड बाई 2 आ गया, ये डी की वैल्यू है। कैलकुलेट कीजिएगा, डी की वैल्यू कितना? 35 प्लस का 30, 65 डिवाइड बाई 14 इंटू 2 28 आ जाएगा, कॉमा 21 और प्लस 24, 21 प्लस 24 43 डिवाइड बाई 28, ये डी का पॉइंट आ गया। ओके, सेम मैंने हमें ई का पॉइंट निकालना है। ई का पॉइंट क्या होना चाहिए था? 5/2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 एंड 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ई का पॉइंट ध्यान से देखिएगा, 9/4 एंड 7/4। डी ई के पॉइंट आ गए। अब एक काम करते हैं, लाइन ए बी मालूम है हमको, ए बी लाइन की इक्वेशन देख लीजिए बेटा। ए बी लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, इंटरचेंज एंड साइन चेंज। ध्यान से देखिए, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये कहां से पास हो रहा है? पासेज थ्रू डी, डी की वैल्यू पासेज थ्रू डी हो गया। तो ये हो गया 5 और डी की वैल्यू क्या है बेटा? 65/28 माइनस 3 टाइम्स 43 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू लैम्डा। एलसीएम आपके पास 28 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लिखा है यहाँ पे, 325 माइनस का 3 और यहाँ पे आएगा 12 इज इक्वल टू लैम्डा। 29 बेटा कितना हो जाएगा? 196। देखिएगा 15 माइनस 9 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 1 11 माइनस 2 9 हो गया, और यहाँ पे आ गया 1/28 इज इक्वल टू लैम्डा। अगर हम 4 से कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जा हो जाएगा, 4 से कैंसिल किया तो ये हो सकता है 4 जा और 4 9 जा, ठीक है ना, 4 9 जा 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 से 7, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 7, तो इसका मतलब हो गया 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। दिस इज द लाइन विच पासेस थ्रू T। इस हमने पॉइंट को A नाम दे दिया, 1 नंबर दे दिया, ठीक है। सेम पैटर्न पर आपको क्या करना है? इस लाइन का परपेंडिकुलर निकालना है। निकालें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। ये लाइन कौन सी है? AC लाइन है। इसकी परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा। पासेज किस पॉइंट से? पास कर दे E से, तो पुट कीजिए बेटा, तो 9/4 माइनस का 7/4 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2/4 मतलब 1/2। इंप्लाई दैट इक्वेशन जो आ गई वो आ गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, या 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। दिस इज द सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें इक्वेशन निकालनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 10x माइनस 6y इज इक्वल टू 14, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 4x इज इक्वल टू 11, so x इज इक्वल टू 11/4। x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू आ गई तो ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू निकल सकती है, तो y की वैल्यू आएगी
x माइनस 1/2, y इक्वल टू x माइनस 1/2, तो y इज इक्वल टू x इक्वल टू 11/4 माइनस ये 2/4 है, तो ये हो गया 9/4, तो y इक्वल टू कितना है, 9/4 और x इक्वल टू 11/4। ऑर्थोसेंटर का मतलब क्या होता है? ऑर्थोसेंटर का मतलब ये होता है कि किसी भी लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर ट्रायंगल दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं, ये ट्रायंगल हो गया जिसके पॉइंट्स दिए गए a 5/2, 3/2 है, ये 2,2 है, और एक पॉइंट दिया गया 15/7 एंड 12/7, ये पॉइंट्स है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से आपको इस लाइन पे परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक ना, और ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइंस पे परपेंडिकुलर निकालिए एंड दिस वन पासेज टू द पॉइंट 2,2, और फिर दोनों को सॉल्व करना है इक्वेशन ऑफ सॉरी, तो क्या निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ ऑर्थोसेंटर निकल जाएगा। तो तरीका बहुत सिंपल सा है। अब हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है, तो हमारे पास 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 15 है, प्लस का दिया है, तो इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू लैम्डा, इंटरचेंज करके लिख दिया, और ये पास कहां से हो रहा है, पास से 2,2 से पास हो रहा है, यहाँ 10 माइनस का 6 इज इक्वल टू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन आ गई 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, दिस वन फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर के बारे में बात करना है, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 है, इसके परपेंडिकुलर की इक्वेशन देखें तो होगा x माइनस 2y इज इक्वल टू लैम्डा, पासेज 5/2, 3/2, इससे पास कर रहा है। ओके, तो x की वैल्यू 5/2 माइनस 3/2 की जगह 3 लिख देते हैं, लैम्डा आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई माइनस का 1/2, शिफ्ट कीजिए, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का हाफ मींस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, दिस वन सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, पॉइंट ऑफ ऑर्थोसेंटर आपको मिल जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 3 और यहाँ पर 4 दिया गया, तो एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, 5 मल्टीप्लाई कीजिए, तो इक्वेशन क्या होगा मेरे पास 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यहाँ 5 मल्टीप्लाई तो ये हो गया 5x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 5/2, कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ वैल्यू आ गई 7y इज इक्वल टू 5/2 प्लस 4 की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 5 13/2 प्लस y की वैल्यू आएगी 13/14, y की वैल्यू आ गई 13/14, यहाँ पे लगा दें, तो x की माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का हाफ, सो x माइनस 26 13/7 लिख दिया, माइनस का 1/2 लिख दिया, ट्रांसफर कीजिए तो x की वैल्यू आएगी 13/7 माइनस का 1/2 मीन्स आ गया 14, और यहाँ पे आएगा 26 माइनस 7, 26 माइनस 7 आ जाएगा 19, ठीक है। तो पॉइंट जो आ गया इसका ऑर्थोसेंटर का वो आएगा 19/14, 13/14, तो ये इसका क्या हो गया, अपना ऑर्थोसेंटर हो गया। तो अगर इस टाइप का आप अगर एक एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट देखिएगा, हमने परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट सीखा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है ना, मिड पॉइंट मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, बाइसेक्टर की कंडीशन पता चल गई आपको, तो बहुत सारी चीजें ऐसे एग्जांपल में सब सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए है, तो हमने कंडीशन शॉर्टकट की बता रखी है आपको, तो इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, और ये आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, तो अच्छे से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो कि ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग के पार्ट में ही किया हुआ है कि अगर दो लाइनें हैं जिनके स्लोप्स आपको पता है तो हम एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हमें बात करनी है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा कि अगर मान लीजिए एक लाइन देखिए y इज इक्वल टू m1x प्लस का c1
एंड y इज इक्वल टू दिया गया m2x प्लस c2। अगर ये कंडीशन है तो सिंपल सा बेटा m1 m2 स्लोप दिए हुए हैं, तो tan थीटा की वैल्यू आप निकालते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ध्यान रखिएगा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए होता है। इसमें केसेस देख लीजिए, अगर m1 और m2 की वैल्यू अगर इक्वल है, इस समय थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, मींस लाइंस आएंगी पैरेलल, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सेकंड केस होता है 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो m1 m2 की वैल्यू क्या है बेटा -1, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू होगी π/2। और इस केस में लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई इनकेस जनरल फॉर्म दिया गया है तो जनरल फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, स्लोप फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और देन आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और फिर थीटा की वैल्यू को निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दी गई है x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 दे दिया गया है, 6x माइनस y इज इक्वल टू 10 दे दिया गया है, तो हमें इसके बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। तो यहां से अगर हम देखें y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4। बात समझा नहीं ना, 4y को ट्रांसफर किया इधर, ठीक ना, 4y को इधर ट्रांसफर, 3 को इधर ट्रांसफर किया और 4 से डिवाइड कर दिया। और सेकंड इक्वेशन देखें तो y की वैल्यू है 6x माइनस 10, 6x माइनस 10। अच्छा यहाँ से m देखा जाए तो यहाँ से m1 की वैल्यू है, कंपेयर कीजिए बेटा, m की वैल्यू क्या है 1/4 है, और यहाँ से m की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6, m1 m2 आ गया आपके पास। अब tan थीटा निकालना है, तो सिंपल सा केस बेटा, tan थीटा की वैल्यू होती है m1 माइनस m2, तो आप 6 माइनस 1/4 कर लीजिए, आपके लिए आसान रहेगा। और यहाँ पे आएगा 1 प्लस का 6 इंटू 1/4, तो वैल्यू आएगी 24 माइनस 1 23/4 डिवाइड बाई कितना जाएगा 4 प्लस का 1 10/4, ये कैंसिल, और थीटा की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स 23/10। इस टाइप से आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, बहुत आसान सा केस होता है। ठीक है, तो एक आइडिया आपको रहना चाहिए कि आप एंगल को कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू दिया गया है 2 माइनस रूट 3x प्लस 4 है, और y इज इक्वल टू दिया गया है 2 प्लस रूट 3x प्लस का 5 दिया गया। ठीक ना, अब इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें तो ऑलरेडी चेंज है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसके बीच का एंगल निकालना है, ध्यान से देखिएगा, यह भी tan थीटा, यह भी tan थीटा। तो अगर हम देखें तो tan थीटा की वैल्यू देखा जाए तो m1 को हम लोग ये ले लेते हैं 2 प्लस रूट 3 हो गया, माइनस m2 की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 की जगह 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ये आ गया। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट 3 मतलब 2 रूट 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई देखें तो 1 प्लस a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी है बेटा रूट 3, तो थीटा की वैल्यू π/3, थीटा कितना आएगा π/3 आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि 2 प्लस रूट 3 का मतलब 75 डिग्री होता है और 2 माइनस रूट 3 का मतलब 15 डिग्री होता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन आप ऐसे तो पता नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का तरीका है। ठीक ना, अब हम लोग इसके ऊपर ही बेस्ड एक कॉन्सेप्ट के बारे में और बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इससे कनेक्टेड है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है equation of line which passes through
x1 comma y1 and making an angle theta with given line। मतलब क्या है कि एक लाइन जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, समझना। एक लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी एक लाइन के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगी हुई है, ठीक है ना। तो कैसे बन सकती है लाइन, समझते हैं। मान लीजिए एक लाइन दी हुई है, ये लाइन गिवन है, गिवन लाइन हमने ले ली। कैसे दे सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसका स्लोप कुछ होगा, मान लेते हैं m, या y इज इक्वल टू mx प्लस सी ले लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। mx प्लस सी हो गया, तो इसका स्लोप कितना हो गया, m हो गया, ठीक है ना। एक लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है बेटा, x1 कमा y1 से पास हो रही है और ये एंगल बना रही है थीटा। कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। ये एंगल क्या बना रही है, थीटा। तो ऐसा भी तो केस हो सकता है कि यही जो लाइन थीटा बना रही है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है यहां पर भी एंगल थीटा बन रहा हो। एंगल क्या बन रहा होगा, थीटा बन सकता है ना। ऐसा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। थीटा यहां बन सकता है, थीटा यहां बन सकता है। तो इसका मतलब है कि टू लाइंस बन सकती हैं। इसका मतलब क्या होगा, टू लाइंस बन सकती है। तो देखिए चेक करते हैं कि हम कंडीशंस को कैसे निकालेंगे। अब एक समझिएगा, इन दो लाइन के बीच का एंगल मेरे पास क्या है, थीटा है। इसका स्लोप आपको m दिया हुआ है। अब ये पॉइंट पता है, तो हम इसका स्लोप m डैश अगर निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि y इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through this point and having slope m dash। तो क्या लगाते थे, y minus y1 is equal to m dash x minus x1। तो अपना टारगेट जो है वो क्या है, m dash का टारगेट है। m dash कैसे निकलेगा, तो अब एक चीज समझिएगा, a का स्लोप क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। सिंस थीटा दिया गया है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, ये थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये स्लोप m दिया हुआ है, इसका स्लोप m डैश। तो हमने क्या लिखा बेटा, m माइनस m डैश अपॉन 1 प्लस m इंटू m डैश, ये लिख दिया, ठीक है। अपना टारगेट है m डैश निकालना। तो एक काम करते, इसमें प्लस माइनस tan थीटा लिख दिया, m माइनस m डैश कर दिया, अपॉन में 1 प्लस m इंटू m डैश लिख दिया। क्रॉस कर लीजिए बेटा, यह प्लस माइनस tan थीटा प्लस माइनस m इंटू m डैश tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस m डैश। m डैश की कंडीशन को एक साथ लेके आ जाते हैं, तो m डैश कॉमन, तो क्या आएगा बेटा, 1 प्लस माइनस m इंटू tan थीटा इज इक्वल टू आएगा m, ध्यान से देखिएगा, ये इधर जाएगा तो आएगा माइनस प्लस tan थीटा, ठीक है। तो m डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी m माइनस प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस m tan थीटा। ये m डैश आ गया, क्योंकि यहां पर आपको m भी पता है, थीटा भी मालूम है, तो आपको स्लोप मिल गया। अब स्लोप अगर मिल गया तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी y माइनस का y1 इज इक्वल टू m माइनस प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस m इंटू tan थीटा x माइनस x1। So this is the result of this article, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लीजिए अगर यही पॉइंट ओरिजिन से पास करती, यही लाइन जो है, यही लाइन ओरिजिन से पास करती, पासेज टू ओरिजिन, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, इक्वेशन देती है y इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, m माइनस प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m tan थीटा इंटू x, क्योंकि ये तो स्लोप है। y इसका क्या जाता है, mx आ जाता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल की, बहुत इजीली निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि कंडीशन तो सेम पता ही होती है। तो हमें बात करनी है एक एग्जांपल की, तो एग्जांपल ले लिया जाएगा। One of the side of an equilateral triangle, one of the side of an equilateral triangle
is x plus y is equal to 10 and opposite vertex is 2, 3. Find remaining equation of lines या equation of sides. इक्वेशन ऑफ साइड्स लिखते हैं, ठीक ना। अब वो साइड्स क्या होंगी, लाइनें तो होंगी। अब कंडीशन क्या है समझिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2 एक लाइन दी हुई है, ठीक है ना। अब ये जो है लाइन, ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड है, ठीक है। इसके अपोजिट वर्टेक्स जो दिया गया वो 2, 3 दिया गया, कुछ ऐसा, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस टाइप के ट्रायंगल बना सकते हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये और ये। और ऑब्वियस सी बात है कि इसके बीच का जो एंगल दिया गया वो थीटा है, और थीटा क्या होगा 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एंगल भी आपको पता है। अब एंगल मालूम है इसका, ठीक है, पॉइंट मालूम है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन वाला कंडीशन आ गया। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच passes through this point and making an angle of theta with the given line, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अगर हम यहां से देखें तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का x प्लस 2, तो यहां से m की वैल्यू आ गई माइनस का 1, थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना। और पॉइंट आ गया 2, 3। तो इसमें अब बचा क्या है, कुछ नहीं, इक्वेशन क्या निकालनी है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा x माइनस x1। ध्यान रखिएगा, याद रखने का तरीका यही है बेटा, एक बार पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा, अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव होगा। तरीका ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। अब वैल्यूज को पुट कीजिए बेटा, तो y माइनस का y1 की जगह वैल्यू हो गई 3 इज इक्वल टू m हो गया माइनस 1 प्लस माइनस 10 60 रूट 3 1 माइनस प्लस m की वैल्यू हो गई माइनस 1। ध्यान से रखिएगा, m की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1, तो इस केस में क्या होगा प्लस, और ये होगा माइनस tan थीटा की जगह रूट 3 और x माइनस x1, साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस लगा हुआ है। अब एक पॉजिटिव कर दीजिए, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 1 प्लस रूट 3, और ये हो गया x माइनस 2, एंड जब नेगेटिव लेंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू आएगा माइनस 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3 और x माइनस 2। So these are the equation of sides, इस टाइप से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये कंडीशन क्या थी बेटा, ये कंडीशन थी कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है, किसी पॉइंट से पास हो रही है और किसी पर्टिकुलर लाइन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो आपने ये कंडीशन को फाइंड आउट कर दिया। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हमें बात करनी है नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ओके, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।